नमस्कार दोस्तों, एमपीडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी होली का पर्व भी था। रंगों का यह पर्व आप लोगों ने सभी अच्छे से मनाया होगा और हम सभी उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से रंग की ये दुनिया होती है, उसी प्रकार से ये आपके जीवन को भी रंगीन करेंगे। ये जो रंग है आपके जीवन को रंगीन बनाने के साथ साथ उत्साह से भर देंगे और आप इस वर्ष अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करते हैं। चलिए इसी के साथ आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल की क्लास में जो क्लास हम लोगों ने की थी, उसमें हम लोगों ने समास के बारे में बेसिकली अध्ययन कर लिया था। समास कितने प्रकार की होती है, ठीक, समास क्या है, समस्त पद क्या होते हैं, सामासिक पद क्या होते हैं, ठीक है। इसी गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अध्ययन करते हैं समास के प्रकारों के अंतर्गत। जो पहला प्रकार है हमारा, पहला प्रकार है दोस्तों अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अब देखिए दोस्तों, अव्ययी भाव समास समझने के लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण कोई भी समास पढ़ना है तो पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि हम पहचानेंगे कैसे। पहचान करने लिए आपने सीख लिया तो मतलब समास आपकी कंप्लीट हो। तो इस कड़ी में सबसे पहले हम देखें ये शब्द जो लिखा है, क्या लिखा है, अव्यय, अव्ययी भाव समास लिखा है। तो यहाँ पर आप जब इस शब्द को उठाएंगे तो आप पाएंगे आ प्लस व्यय। क्या पाया आपने, आ प्लस व्यय। और शुरू से हम लोग अध्ययन करते आ रहे हैं कि जब भी किसी भी शब्द के प्रारंभ में अ उपसर्ग लग जाए, क्या लग जाए दोस्तों, अ उपसर्ग लग जाए तो उसका मतलब होता है नहीं। तो अ प्लस व्यय, तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा जो खर्च ना हो, जो खर्च ना हो। अब आप सब ये सोच रहे होंगे सर ने तो बता दिया जो खर्च ना हो, तो यहाँ पर कैसे हिंदी में खर्च नहीं होगा। तो यहाँ पर खर्च का मतलब हो जाता है आपका कि परिवर्तित ना हो। क्या हो गया, परिवर्तित ना हो। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ये गौर करेंगे कि ये कुछ शब्द ऐसे होंगे जो परिवर्तित नहीं होते हैं, वो कहलाते हैं अव्यय। क्या कहलाते हैं दोस्तों, अव्यय कहलाते हैं। अब यहाँ पर अब गौर करिए, इस पूरे का हम अर्थ देखते हैं। यहाँ पर व्यय में भी उपसर्ग लगा है कि नहीं लगा है, जुड़ा हुआ है उपसर्ग। तो यहाँ से आपकी पहचान आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शब्द में क्या जुड़ा हो, शब्द में उपसर्ग जुड़ा हो। यदि किसी शब्द में उपसर्ग जुड़ा है तो वो शब्द प्रायः किसका उदाहरण होगा, वो होगा आपका अव्ययी भाव समास का। इसके बाद इसकी दूसरी पहचान क्या है, फिर परिभाषा हम इसकी देखते हैं। इसके दूसरी पहचान आपकी रहेगी दोस्तों, शब्दों की पुनरावृत्ति। शब्दों की पुनरावृत्ति। अब आप ये सोच रहे हो सर ने तो लिख दिया उपसर्ग जुड़ा हो, शब्दों की पुनरावृत्ति हो, तो ये कैसे संभव है, तो ये ऐसे संभव है। अब देखिए हमने क्या कहा, उपसर्ग। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण लिखते हैं हम सरल सा, क्या लिखा हमने, आजन्म। क्या लिखा दोस्तों हमने, एक उदाहरण लिखा आजन्म। जब हमने आजन्म लिखा तो यहाँ पर आप क्या पाएंगे, यहाँ पर आप पाएंगे आजन्म कैसे बना हुआ है, आजन्म बड़ा आ प्लस जन्म, क्योंकि मूल शब्द आपने हमेशा जन्म सुना है और जन्म में क्या जुड़ा, आजन्म। जैसे कहा जाता है, आपने हमेशा सुना होगा गांधी जी के बारे में, जब इतिहास में आप पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि गांधी जी ने आमरण अनशन कर लिया। बहुत सारे केसेस हुए थे, गांधी जी रूठ जाते थे बच्चों के जैसे, और रूठने के बाद वो अनशन पे बैठ जाते थे। हमेशा उनकी आदत रही छोटी छोटी बातों के लिए भी। तो आमरण अनशन का मतलब क्या होता रहा हो कि जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक हम क्या करेंगे, सबका त्याग करेंगे, अनशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने क्या कहा, आजन्म कहा, मतलब क्या हो गया, जन्म से हो गया। क्या हो गया, जन्म से। जैसे कहते हैं ना कि जब कभी हम लोग सूरदास जी की बात करते हैं तो कहते हैं जन्मांध थे या आजन्म अंधे थे। क्या थे, आजन्म, अर्थात वो जन्म से क्या होगा, तो आजन्म का मतलब हो गया जन्म से। और इस आ का मतलब होता है से या तक। क्या होता है, इसका मतलब होता है से या तक।
तो आजन्म में जब शब्द देखा आपने तो इसमें आपको आ उपसर्ग दिखा कि नहीं दिखा, और जब आ उपसर्ग दिख गया तो इसमें कौन सा समास हो गया आपका, अव्ययीभाव समास हो गया। जैसे एक उदाहरण हम और लेते हैं, समझ गए आप पहचान क्या हो, आपको पहचान याद रखना है, शब्द में उपसर्ग जुड़ा हो और शब्दों की पुनरावृत्ति यदि आपको दिख जाए। अब शब्द की पुनरावृत्ति कैसे हो सकती है, तो चलिए देखते हैं शब्द की पुनरावृत्ति कैसे होती है। 2-4 एग्जांपल हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा हाथों हाथ, रातों रात, दिनों दिन। आज जब आप इन उदाहरणों को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए हमने क्या कहा आपको कि शब्दों की यदि पुनरावृत्ति आपको दिख जाए तो वहां पर कौन सा होगा और समास, अव्ययीभाव। अब आपको डाउट्स ना रहे इसलिए देखिए यहाँ पर देखिए हाथ और हाथ आए कि नहीं आए, 2 बार शब्द आए कि नहीं आए। जैसे लोट पे लूट, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर भी हो जाएगा अव्ययीभाव समास। अब हाथों हाथ हमने कहा, आपने बहुत सारी मूवियां भी देखी होंगी, हमेशा रहता है कि हाथों हाथ कार्य होना चाहिए, मतलब एक हाथ दे एक हाथ दे, ये वाला भी काम देखा होगा। हाथों हाथ का मतलब क्या हो जाता है, हाथ ही हाथ है, मतलब एक काम इधर से जैसे होगा वैसे ही ये काम भी आपका इधर से संपन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, ध्यान आपको यहाँ पर देना, ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न आएगा हाथों हाथ में कौन सी समास, क्या पूछा जाएगा, हाथों हाथ में कौन सी समास है। तो आप केवल शब्द देखेंगे और देखेंगे क्या कोई शब्द रिपीट तो नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल कौन सा हो गया आपका अव्ययीभाव समास। इसी प्रकार से रातों रात, देखिए रात रात 2 बार आ गया कि नहीं आ गया, तो जब 2 बार आ गया दोस्तों तो यहाँ पर भी आपको कौन सा हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। दिनों दिन, दिन और दिन 2 बार आया कि नहीं आया, तो यहाँ पर आपको कौन सा हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। अब कुछ और उदाहरण देखते हैं। हमने लिखा दोस्तों नीरव, क्या लिखा, नीरव। अब यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पर उपसर्ग जुड़ा हुआ है, एक हमने लिखा दोस्तों परोक्ष, ठीक, ऐसे कुछ हम शब्द लिख रहे हैं इधर उधर। एक लिखा हमने प्रत्यक्ष, ठीक, ऐसे ही लिखा हमने प्रत्येक, क्या लिखा, प्रत्येक। फिर लिखा हमने प्रतिदिन, फिर एक लिखा हमने यथाशक्ति, फिर एक हमने लिखा मान लीजिए निगोड़ा, ठीक, और एक लिखा हमने भरपेट। चलिए इतने उदाहरण बहुत है समझने के लिए। अब हम समझते हैं कि इनमें कैसे पहचाने कि अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं। तो जब हम यहाँ पर ध्यान देते हैं दोस्तों तो आप गौर करेंगे कि जब नीरव हमने कहा तो यहाँ पर नी उपसर्ग लिखा है, क्या लिखा है, नी उपसर्ग जुड़ा हुआ। जब नी उपसर्ग जुड़ा हुआ दोस्तों तो वहां पर आपको कौन सा हो जाएगा, तब आपका वहां पर हो जाएगा अव्ययीभाव समास, ठीक। इसके बाद जब यहाँ पर आप गौर करते हैं परोक्ष, अब आप सबने संधि पढ़ी है ना, तो जब हम परोक्ष पर चर्चा करते हैं तो आप यहाँ पर ये पाएंगे कौन सी संधि हो गई है, पर धन अक्ष। ऐसे बनेगा कि कैसे बनेगा, आप गौर करें, ऐसे लिखना क्या सही है। तो जब आप ऐसे देखेंगे आ बड़ा पराक्ष हो जाएगा, मतलब ये विग्रह हमारा क्या है, गलत, क्या है, गलत है। परंतु यहाँ पर यदि आप उपसर्ग निकालेंगे तो आपका उपसर्ग क्या है, पर उपसर्ग के साथ अक्ष जुड़ा हुआ है, क्या है, अक्ष। इसका मतलब होता है दोस्तों जिसे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा एक शब्द। तो यहाँ पर धन अक्ष, यहाँ पर उपसर्ग है ना, तो जब उपसर्ग देखा हमने तो क्या कहा हमने, अक्ष के परे। क्या इसका मतलब होता है, परोक्ष का मतलब होता है अक्ष के परे। तो यहाँ पर आपको कौन सा हो गया, अव्ययीभाव समास हो गया। फिर आपने कहा जब भर पेट, क्या लिखा हमने, भर पेट कहा। और जब हम भर पेट लेते हैं दोस्तों तब यहाँ पर गौर करिए, पेट तो सुना है, सुना कि नहीं सुना, लेकिन इसमें क्या जुड़ा हुआ उपसर्ग, इसमें उपसर्ग आपका जुड़ा पर, क्या, भर।
भर क्या है, उपसर्ग जुड़ा हुआ, इसलिए इसमें कौन सा समास हो जाएगी, अव्ययीभाव समास। इसी प्रकार आप आते हैं प्रत्यक्ष में, तो इसमें आप देखेंगे तो क्या बनेगा, प्रतिधन अक्ष। क्या बना दोस्तों, प्रतिधन अक्ष। जब प्रतिधन अक्ष बना तो यहाँ पर आपको दिखा प्रति उपसर्ग नहीं दिखा, तो इस कारण से यहाँ पर भी होगा। इसी प्रकार प्रत्येक करेंगे तो प्रतिधन एक, यहाँ भी आपको उपसर्ग दिख गया। प्रतिदिन, प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है कि नहीं है, बिल्कुल है। निगोड़ा में नि उपसर्ग जुड़ा हुआ है। यथाशक्ति में यथा, अब यथाशक्ति मतलब हो जाता है शक्ति के अनुसार। तो जब जब हमें उपसर्ग दिख जाएगा तब तब सदैव कौन सी समास होगी, तब तब सदैव दोस्तों होगी आपकी अव्ययीभाव समास। तो आप हमेशा याद रखिए, कभी भी उपसर्ग दिख जाए, जैसे आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, बहुत शानदार मूवी है और कॉमेडी की बात शायद, यदि देखा जाए तो शायद ही ऐसी कॉमेडी मूवीज बनती हैं इस सदी में। अब के समय में एक मूवी आई थी भागम भाग, कौन सी आई थी दोस्तों, भागम भाग, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सी समास हो जाएगी, भागम भाग। मतलब यहाँ पर देखिए भाग भाग रिपीट होगा कि नहीं हुआ, मतलब भागने के बाद भी भागते रहना, तो यहाँ पर भी कौन सी समास हो जाएगी, यहाँ पर भी आपकी हो जाएगी अव्ययीभाव समास। ये आपकी हो गई अव्ययीभाव समास। अब हमें भरोसा आप सबसे बन जाए। अब हम लोग इसकी थोड़ी सी परिभाषा देख लेते हैं, और परिभाषा देखने से पहले यहाँ पर थोड़ा सा और एक बात बतानी है आपको। जैसा हम लोगों ने परिभाषा में कहा था कि अव्ययीभाव समास में क्या होता है, अव्ययीभाव समास में हम लोगों ने देखा था दोस्तों कि इस समास में पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान। अब देखिए ये समास का नाम और ये उदाहरण कैसे उसे मैच करते हैं और कैसे उसकी परिभाषा को क्लैरिफाइड करते हैं। तो जब हमने कहा अव्यय, तो चूंकि जो उपसर्ग होते हैं दोस्तों, उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग लिंग वचन और कारक के आधार पर कभी भी परिवर्तित नहीं होते। तो आपको एक बात याद रखिएगा, हमने परिवर्तन लिखा है, तो व्याकरण में जो परिवर्तन होगा, अपना अगला टॉपिक से आएगा वो वाला, तो जो भी परिवर्तन होता है दोस्तों वो लिंग वचन और कारक के आधार पर होता है। जब लिंग वचन और कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है तब उसे हम कहते हैं अव्यय। क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। और जब आप यहाँ पर देखेंगे तो हमने क्या कहा, इसकी पहचान है उपसर्ग। क्या है इसकी पहचान, उपसर्ग है। जब उपसर्ग इसकी पहचान है दोस्तों, तब गौर करिएगा, उपसर्ग कभी भी लिंग वचन और कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं होते, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, पूर्व पद प्रधान। क्योंकि उत्तर पद में तो यथा के साथ कुछ और भी जुड़ सकता है, जैसे अभी यथाशक्ति लिखा है। दूसरा उदाहरण यदि हम लिख देते हैं, क्या जोड़ते हैं, मान लीजिए हमने यथा संभव लिख दिया, क्या लिख दिया, यथा संभव, ये लिखा माना यथा संभव। अब जहां तक संभव होगा कि नहीं होगा, जैसे आ लिखा था तो आ जन्म भी होगा, बाद वाला फिर से हो गया, आमरण बन गया। जब आमरण बन गया दोस्तों तो परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर आप हमेशा क्या कहते हैं, पूर्व पद प्रधान होता है। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए अब ये समास अपनी समाप्त होती है, परिभाषा के रूप में भी आए तो आप लिख लेंगे सदैव कि वह समास जिसके समस्त पद का पूर्व पद प्रधान एवं अव्यय होता है तथा द्वितीय पद गौण होता है या उत्तर पद गौण होता है, तो उस समास को अव्ययीभाव समास कहते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए अब हम लोग अगले नेक्स्ट समास का अध्ययन करते हैं। ठीक, पहली समास कंप्लीट हो गई आपकी। अब दूसरी समास, अभी हम लोगों ने अव्ययीभाव समास का अध्ययन कर लिया है। अब हम दूसरे पे अध्ययन करते हैं, कौन सा आपका, द्वंद्व समास के बारे में करें दोस्तों, या तत्पुरुष समास के बारे में, या द्विगु समास के बारे में। तो हम छोटा सा टॉपिक उठाते हैं आसानी से। सबसे पहले आपको अध्ययन करिए द्विगु समास के बारे में। कौन से समास के बारे में दोस्तों, द्विगु समास। व्याकरणिक दृष्टि से आप देख लीजिए कैसे लिखा जाता है द्विगु। ठीक है, अब जब द्विगु की बात आती है तो द्विगु का मतलब क्या होता है, इसमें करने से पहले हम थोड़ा सा कुछ चीजों को समझ लेते हैं। जैसे ये समझिए, सबसे पहले विशेषण थोड़ा सा संक्षिप्त में समझ लीजिए क्या होता है। क्या काम है विशेषण।
तो जैसे दोस्तों जब हम किसी भी व्यक्ति की जो विशेषताएं बताने लगते हैं, कहने लगते हैं ना कि ये मूवी देखने गए, ये मूवी में ये अच्छा था, वो अच्छा था, ये जितनी भी विशेषताएं बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक हमने लिखा घोड़ा, ठीक, या फिर ध्यान दीजिए कल आप सभी लोगों ने होली का पर्व मनाया होगा रंगों से, तो बोलते थे पक्का रंग है, कच्चा रंग है, ये क्या केमिकल लेस रंग है, मतलब रसायन के बिना वाला, रसायन रहित कलर है, जिससे हम खेलेंगे तो हमारे चेहरे पर किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं हो। तो आप क्या बता रहे हैं, विशेषताएं बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। इसी प्रकार जैसे घोड़ा लिखा हमने, घोड़ा के सामने आप लिख दें काला घोड़ा, ये क्या हो गई, ये विशेषता हो गई कि नहीं हो गई। तो ये जो विशेषताएं होती दोस्तों, इसी को हम कहते हैं विशेषण। तो विशेषण क्या होते हैं, जो भी आपकी विशेषताएं हैं वो विशेषताएं कहलाती हैं विशेषण। क्या कहलाती हैं, विशेषताएं, ठीक। तो अब यहाँ पर आप याद रखिएगा एक शब्द होता है द्विगु समास को समझने के लिए हमेशा से संख्या पूर्व दिगु। क्या होता है, यदि पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो, आपको केवल याद रखना पूर्व पद संख्यावाची विशेषण, यदि पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है तब वो समस्त पद में द्विगु समास होती है। इसीलिए हम लोग अध्ययन करते हैं संख्या पूर्वो द्विगु। क्या करते हैं, संख्या पूर्वो द्विगु, अर्थात पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो तब उस समस्त पद में कौन सी समास होती है, द्विगु समास होती है। अब हम इतना तो समझ लिए, लेकिन इसके साथ थोड़ी एक पहचान और हमें ध्यान देनी पड़ेगी जो सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर दोस्तों जब भी संख्या की बात आती है तो हमेशा आप ये याद रखेंगे कि वो शब्द जो आप सुनेंगे संख्या वाले, उन शब्दों को सुनने से आपके मन मस्तिष्क में किसी की भी छाया प्रति नहीं बननी चाहिए, प्रति छाया नहीं बननी चाहिए। यदि आपके मस्तिष्क में, मन में किसी की भी छाया बन रही है, किसी और का भी ध्यान आ रहा है कि किसी को ये कहा जाता है, तब आपके उस शब्द में द्विगु समास कभी भी नहीं होगी, कदापि नहीं। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम क्या करते हैं दोस्तों, उदाहरण स्वरूप देखिए जैसे हमने लिख दिया दशानन। क्या लिख लिया दोस्तों हम लोगों ने लिख लिया दशानन। और जब हम दशानन लिख लेते तो हमारे मन में सीधे आ गया कि भाई 10 लिखा है, संख्या लिखी है, इसका मतलब सीधे हो जाता है हमारा क्या कि इस पर कौन सी समास हो जाएगी, द्विगु समास। परंतु ऐसा नहीं, क्योंकि जैसे ही हमने दशानन का नाम लिया तो फिर आपके दिमाग में आ जाएगा कि दशानन अर्थात रावण का नाम याद आ जाएगा, और जैसे ही आपके दिमाग में रावण का नाम आए तो ये समझ लीजिए चीजें डिस्टर्ब हो गई। तो वहां पर आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे विशेषकर, ठीक है दोस्तों। तो आपको इन बातों पर विशेषता ध्यान रखना है कि जब किसी शब्द को देखते ही पढ़ते ही हमारे दिमाग में किसी अन्य के प्रति छाया बन जाए, प्रतिरूप नजर आने लगे नजरों के सम्मुख, तो उसमें द्विगु समास कदापि नहीं। इसलिए दशानन शब्द हम उठाते हैं तो दशानन शब्द को पढ़ते ही हमारे दिमाग में रावण की छाया बन जाती है, रावण का प्रतिरूप बन जाता है आंखों के सम्मुख, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास नहीं है, ठीक है। द्विगु समास कहाँ पर होंगे, जैसे हमने कहा संख्याएं होंगी, और संख्याएं प्रायः होती है इसमें 1 से 9 तक, 1 से 9 तक की संख्याएं होती हैं, या इसके जो विग्रह होता है दोस्तों तो उसमें समूह का प्रयोग होता है, समूह। जैसे मान लीजिए हमने कहा दशक, तो दशक क्या हो जाएगा, प्राय 1 से 9 तक की होती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। जैसे हमने कहा दशक, डिकेड्स, तो दशक क्या हो गया, 10 वर्षों का समूह। तो जब कई वर्षों का समूह हो जाता है तो उसे हम कहते हैं द्विगु समास। जैसे मान लीजिए हमने कहा सप्ताह, सप्ताह क्या होता है। अब यहाँ पर आप याद रखना द्विगु समास में
समूहवाचक जो संख्याएं होती हैं, क्या होती है दोस्तों, समूहवाचक संज्ञाएं होती हैं, वो प्रायः किसका उदाहरण होती है, द्विगु समास का होती है। सप्ताह जब हमने कहा कि सप्ताह क्या हो जाएगा, 7 दिनों का जो समूह होता है, क्या होता है, 7 दिनों का समूह। 7 दिनों का समूह क्या कहलाता है आपका, 7 दिनों का समूह कहलाता है सप्ताह। तो आप याद रखिएगा, जब भी ऐसे समूहवाचक संज्ञा के अधिकांशतः उदाहरण किसके अंतर्गत आएंगे, आपके द्विगु समास के अंतर्गत आएंगे। ये बात आपको नोटिस करके रखना है, ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए हमने कहा शताब्दी, शताब्दी, शताब्दी मतलब क्या हो जाएगा, 100 वर्षों का समूह। अवधि मतलब होता है वर्ष, क्या होता है, वर्ष। तो शताब्दी का मतलब क्या होता है, 100 वर्षों का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, शताब्दी कहते हैं। इसी प्रकार कुछ उदाहरण और लिखते हैं। आप जहां तक हम वो बना रहे हैं वहां तक आप थोड़ी अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये जो इतना सवाल है ये आपके विशेष काम का है, ठीक है, ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जैसे हम अन्य उदाहरण देखते हैं दोस्तों, मान लीजिए हमने क्या लिखा, ठीक, अब मान लीजिए हमने लिख दिया दोस्तों सतसई। सतसई, अब सतसई का मतलब आप ये ना समझ लें कि ये पुस्तक है, सीधे पुस्तक के बारे में ही बात होगी। तो सतसई का मतलब होता है 700 सईयों का समूह, ठीक। बिहारी जी ने लिखी थी, बिहारी सतसई लिखी थी, उसकी एक पंक्ति है, बताते हैं आपको। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, और अले कले ही सो बंध्यो, आगे कौन हवा। ये बिहारी सतसई की एक एकाएक दोहा है, जो प्राय एग्जाम में भी पूछा जाता है। इसमें कौन सा अलंकार है तो याद रखिएगा, नियुक्ति अलंकार। तो जब सतसई की बात की जाती है तो इसमें लगभग 713 दोहे। कितने दोहे दोस्तों, दोहे हैं 713, ठीक। तो सतसई क्या है, 700 दोहों का समूह है, इसलिए इसमें कौन सी समास हो जाएगी, द्विगु समास हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, द्विगु समास। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आ गया दोस्तों चौराहा। चौराहा में भी संज्ञा देखा जाए तो कौन सी होगी, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्यों, चौराहा आप किसे कहते हैं, ये हो गया आपका, ये यहाँ भी रास्ता, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से, इसी को कहते हैं कि नहीं कहते। मतलब चौराहा क्या है, 1 2 3 और 4, राह मतलब रास्ता, 4 राहों का जो समूह होता है उसे कहते हैं चौराहा। इसीलिए हमने कहा दोस्तों, अधिकांशतः जो आपकी समूहवाचक संज्ञाएं होती हैं वह किसके उदाहरण हो जाएंगे, वो आपके हो जाएंगे द्विगु समास के अंतर्गत आ जाएंगे। चौराहा हो गया आपका, तिराहा हो गया। इसके अतिरिक्त जैसे हमने कुछ कठिन लिखते हैं, दोपहर, क्या कहा हमने, दोपहर। तो अब दोस्तों यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, आप हमेशा सुनते होंगे, चूंकि हमारी जो सभ्यता है उसकी बहुत ही स्वर्णिम गाथाएं रही हैं, और बहुत सारी बातें ऐसी रही हैं जिनको हमने जीवन में आज भी आत्मसात करके रखा है और हमेशा करते रहेंगे, और पूर्वजों से जो ज्ञान हमें मिलता जा रहा वो हमें निसंदेह आगे क्या करता रहेगा, मार्गदर्शित जरूर करता रहेगा। तो आपने सुना होगा कि सुबह का जो प्रथम पहर होता है उसमें उठना अच्छा होता है, और जब प्रथम पहर में आप अध्ययन करते हैं तो आप अध्ययन भी बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो जब पहर की बात आती है दोस्तों, तो आपको पता होगा थोड़ा बहुत, यदि मेथोडोलॉजी पे ध्यान देते होंगे, कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, और इस 24 घंटों को 3-3 घंटों का स्लॉट में विभाजित किया गया। इस आधार पर टोटल 8 पहर होते हैं। हमेशा सुना होगा, जब आप मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियां या उपन्यासों का अध्ययन करते होंगे तो लिखा हुआ उसमें आता है कई बार कि रात्रि का जो प्रथम पहर था या द्वितीय पहर था या तृतीय पहर था, उस समय हमारी नींद खुली है, कुछ भी एक्सरसाइज आप पढ़ते थे। तो जब हमने यहाँ देखा, इसीलिए कहा जाता है विद्यार्थी जीवन के लिए जो सुबह का पहला पहर होता है वो सबसे अच्छा होता है, ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब 2 पहर मतलब होगा 3-3 घंटा,
दो बार 3 आ रहा है, मतलब दो पहाड़ों का समूह क्या कहलाता है? दो पहाड़ों का समूह कहलाता है आपका दोपहर। कितने पहाड़ का समूह? दो पहाड़ का समूह होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? दोपहर कहते हैं। ठीक, और पहाड़ याद रखिएगा, आपसे कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए जीएस में कि 24 घंटे में कुल कितने पहाड़ होते हैं, तो 24 घंटे में कुल 8 पहाड़ होते हैं। ठीक, इसी के प्रकार आपने एक मूवी देखी होगी, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपए। ठीक है ना, तो अब अठन्नी आ गई तो हमने लिखा अठन्नी। जब अठन्नी लिखा दोस्तों, तो अठन्नी का मतलब क्या हो जाता है? अठन्नी का मतलब होता है 8 आनों का समूह। क्या होता है? 8 आनों का जो समूह होता है उसे हम कहते हैं अठन्नी। इसी प्रकार यदि हमने लिख दिया दोस्तों चवन्नी, क्या लिख दिया हमने? चवन्नी लिख दिया। तो चवन्नी का मतलब क्या हो जाता है? 4 आनों का समूह। तो आप याद रखेंगे, जब भी चवन्नी आए, अठन्नी आए, चौराहा आए, तिराहा आए, ठीक है ना, तो ये आप में कौन सा समास होगा? ये होगा आपका द्विगु समास। अब यहाँ देखिए संख्या लिखिए 8, 4, 2, 4, 7, जितने भी ये संख्याएं लिखी रहेंगे तो यहाँ पर आपकी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? यहाँ पर आपकी हो जाएगी सदैव द्विगु समास। ये चीजें आप याद रखेंगे कि द्विगु समास के उदाहरण आप गलत ना करें। अब जैसे पूजा पाठ का भी दौर होता है, तो यहाँ पर क्या होता है? एक दही वही के साथ मिलाकर बहुत सारी चीज मिलाई जाती है, जिसे हम पंचामृत कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचामृत। अब इसमें कौन सी समास होगी? पंचामृत समूहवाचक संज्ञा है या नहीं है? पहले दिमाग लगाइए। बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसमें 5 चीजों का संयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो पंचामृत में कौन सी संज्ञा हो जाएगी आपकी? आपकी हो जाएगी द्विगु समास। समास कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास। इसी प्रकार जैसे हमने लिखा पसेरी, क्या लिखा हमने? पसेरी। जब पसेरी लिखा तो पसेरी क्या हो जाएगा? 5 शेरों का समूह। पसेरी क्या होता है? ठीक, तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? द्विगु समास हो जाएगी। शादी विवाह का सीजन होता है, बहुत खरीदारी भी करते हैं। ठीक, हम कन्या को कुछ देते भी हैं, वधु को कुछ देते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं गिफ्ट देने। यहाँ पर हमारे सभ्यता में एक ऐसे चलता है पंचपात्र भी कुछ दिया जाता है, अर्थात 5 पात्र, 5 प्रकार के बर्तन दिए जाते हैं। तो जो 5 बर्तनों का समूह होगा कौन सी समास हो जाएगी? द्विगु समास हो जाएगी। बस याद रखिएगा, इसमें किसी का चेहरा नहीं दिखता, किसी भी का चेहरा नहीं दिखता है। क्लियर? ठीक, इस प्रकार से आपकी ये समास होती है समाप्त। इसी प्रकार एक और बता दें आपको, 9 लड़ी। तो 9 लड़ी क्या होता है? 9 लड़ियों का समूह है, तो क्या हो जाएगा आपका? वो द्विगु समास। ठीक, इस प्रकार से आपकी ये दूसरी समास भी क्या होती है? समाप्त होती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम बाकी के समासों का अध्ययन करने के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।